तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हाँ, जीवन की शुरुआत कहाँ से और कैसे होती है, ये समझने के लिए हमें सबसे बुनियादी प्रक्रिया से ही शुरू करना होगा। तो मैं स्रोत से पहला प्रश्न पढ़ता हूँ। प्रश्न 1, मानव में निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन सामान्यतः कहाँ होता है? इसके विकल्प है ए गर्भाशय, बी पिंडाशय, सी फैलोपियन नलिका, डी गर्भाशय ग्रीवा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, फैलोपियन नलिका। अच्छा, मतलब ये गर्भाशय में नहीं होता? जी नहीं, ये एक बहुत आम गलतफहमी है कि निषेचन गर्भाशय में होता है। तो ये नलिका में कैसे होता है? असल में जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो वो इसी फैलोपियन नलिका में आ जाता है और ये मिलन गर्भाशय में नहीं बल्कि इसी नलिका में होता है। वाह, मतलब असली मुलाकात रास्ते में ही हो जाती है। बिल्कुल। भी तो जाना होता है। हमारा अगला सवाल इसी पर है। जी पढ़िए। प्रश्न 2, शुक्राणु का कौन सा भाग अंडाणु में प्रवेश करने में सहायक होता है? विकल्प हैं ए मध्य भाग, बी पुच्छ, सी एक्रोसोम, डी केंद्रक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक्रोसोम। एक्रोसोम, ये क्या होता है? शुक्राणु के सिर के एकदम अगले हिस्से पर एक्रोसोम नाम की एक टोपी जैसी संरचना होती है। अच्छा। हाँ, और जब ये अंडाणु की बाहरी परत से टकराता है तो इसमें से कुछ खास एंजाइम निकलते हैं जो उस परत को खोल देते हैं। समझ गया है। यानी एक्रोसोम एक प्रकार की चाबी या ड्रिल की तरह काम करता है जो अंडाणु की बाहरी परत को खोलने के लिए जरूरी है। एकदम सटीक उपमा दी आपने। बिना बायोलॉजिकल ड्रिल के वो अंदर जा ही नहीं सकता। क्या बात है। अब निषेचन को समझने के बाद अब ये समझना जरूरी है कि ये पूरी प्रक्रिया किस समय चक्र पर निर्भर करती है। जी, समय चक्र और हार्मोन्स ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हमारा तीसरा सवाल इसी अवधि पर है। मैं पढ़ता हूँ प्रश्न 3, मानव में गर्भाधारण की सामान्य अवधि दिनों में कितनी होती है? विकल्प हैं ए 240 दिन, बी 260 दिन, सी 280 दिन, डी 300 दिन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 280 दिन। 280 दिन। लेकिन आम तौर पर हम सुनते हैं कि गर्भावस्था 9 महीने की होती है। हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है। तो 9 महीने के हिसाब से तो ये लगभग 270 दिन या उससे थोड़ा कम होना चाहिए। यहाँ 280 दिन का गणित क्या है? दरअसल मेडिकल साइंस में गर्भधारण की गिनती निषेचन वाले दिन से नहीं की जाती। तो फिर कब से की जाती है? ये महिला के अंतिम मासिक धर्म के पहले दिन से गिनी जाती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये ठीक 280 दिन यानी 40 सप्ताह का समय माना जाता है। ओहो, तो ये एक मेडिकल कैलकुलेशन का तरीका है। बहुत दिलचस्प। बिल्कुल। ई एलएच, सी प्रोलैक्टिन, डी ऑक्सीटोसिन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, एलएच। एलएच। हाँ, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये एलएच हार्मोन अचानक से शरीर में बढ़ जाता है, जिसे शायद वो एलएच सर्ज कहते हैं। बिल्कुल सही। इसी सर्ज या बाढ़ के कारण अंडाशय की दीवार टूटती है और अंडाणु बाहर निकलता है। मतलब ये एक अलार्म की तरह है जो कहता है कि बाहर निकलने का समय आ गया है। जी हाँ। तो ये अंडाणु उस अलार्म के बजने से पहले कहाँ रहता है? यही हमारे स्रोत को 5वां सवाल है। मैं प्रश्न 5 पढ़ता हूँ। ग्राफियन कूप किस अंग में पाया जाता है? इसके विकल्प हैं ए वृषण, बी गर्भाशय, सी डिंडाशय, डी फैलोपियन नलिका। सही उत्तर है विकल्प सी, डिंडाशय। डिंडाशय यानी ओवरी। जी, ग्राफियन कूप इसी डिंडाशय के अंदर पाया जाता है। तो क्या हम इस ग्राफियन कूप को अंडाणु का प्रतीक्षालय या सुरक्षा कवच मान सकते हैं जब तक कि एलएच हार्मोनों से बाहर आने का संकेत ना दे दे? हाँ, ये एक बहुत ही सुरक्षित और सक्रिय प्रतीक्षालय है। ये सिर्फ इंतजार नहीं करता बल्कि शरीर को तैयार भी करता है। प्रकृति का सिस्टम भी क्या कमाल है। वाकई। खैर, शरीर के भीतर के इस अद्भुत तंत्र को समझने के बाद अब हम गुणसूत्रों यानी जेनेटिक्स की बात करते हैं। ये तो इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। मैं प्रश्न 6 पढ़ता हूं। मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? विकल्प दिए गए हैं ए 23, बी 22, सी 44, डी 46। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 23। वेट एक मिनट, 46 नहीं बल्कि 23? जी, सिर्फ 23। क्या इसका मतलब है कि ये केवल आधा हिस्सा है और बाकी का आधा हिस्सा अंडाणु से आता है?
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शरीर के बाकी हर कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन शुक्राणु और अंडाणु में केवल 23। ताकि जब वो मिलें तो वापस 46 बन जाएं। हाँ, सोचिए अगर दोनों में 46 होते तो बच्चा 92 गुणसूत्रों का हो जाता, जो कि असंभव है। ये तो गजब का गणित है। अच्छा, महिलाओं के शरीर के उस चक्र की बात करते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया का आधार है। जी, मासिक चक्र। मैं प्रश्न 7 पढ़ता हूं। मासिक धर्म चक्र की औसत अवधि दिनों में कितनी होती है? विकल्प हैं ए 21 दिन, बी 24 दिन, सी 28 दिन, डी 35 दिन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 28 दिन। तो ये 28 दिन का ही चक्र होता है? हाँ, ये शरीर की प्राकृतिक घड़ी है। एक औसत वैज्ञानिक मानक 28 दिन ही है। समझ गया। अब जब एक नया जीवन आकार लेना शुरू करता है तो उसे बढ़ने के लिए पोषण कैसे मिलता है? हमारा 8वां सवाल इसी पर है। चलिए देखते हैं। प्रश्न 8, प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? इसके विकल्प हैं ए हार्मोन स्राव, बी पोषण एवं गैसों का आदान प्रदान, सी अपशिष्ट का संचय, डी भ्रूण की गति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पोषण एवं गैसों का आदान प्रदान। तो प्लेसेंटा एक तरह से सप्लाई चेन का काम करता है। हाँ, ये माँ और भ्रूण को जोड़ता है। ऑक्सीजन और खाना अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। बहुत खूब। अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जिस पर अक्सर हमारे समाज में बहुत चर्चा होती है। भ्रूण की पहचान या लिंग कैसे तय होता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। प्रश्न 9, मानव में लिंग निर्धारण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? विकल्प हैं ए अंडाणु, बी माता, सी पिता के शुक्राणु, डी हार्मोन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, पिता के शुक्राणु। तो मतलब प्लेसेंटा बिल्कुल एक सप्लाई चेन सिस्टम की तरह है जो माता और भ्रूण को जोड़ता है, और लिंग निर्धारण पूरी तरह से पिता के शुक्राणु पर निर्भर है। एकदम सही। महिला के पास सिर्फ X गुणसूत्र होता है, पिता के शुक्राणु में X या Y होता है। तो जो भी शुक्राणु जीतेगा उसी से लिंग तय होगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य है। जी, और इससे समाज की कई भ्रांतियां टूटनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, भ्रूण की स्थापना और जन्म के बाद के पोषण की ओर कदम बढ़ाते हैं। हाँ, शरीर तो भविष्य की तैयारी पहले से ही शुरू कर देता है। वही तो। मैं प्रश्न 10 पढ़ता हूं। निम्न में से कौन सा हार्मोन दुग्ध स्राव या मिल्क सिक्रीशन से संबंधित है? विकल्प हैं ए LH, बी FSH, सी प्रोलैक्टिन, डी एस्ट्रोजन। सही उत्तर है विकल्प सी, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। हाँ, तो ये जन्म के बाद काम आता है। काम जन्म के बाद आता है, लेकिन शरीर इसे गर्भावस्था के दौरान ही बढ़ा देता है ताकि दूध बनने की तैयारी हो सके। शरीर कितनी एडवांस प्लानिंग करता है। चलिए अब थोड़ा सेल डिवीजन को समझते हैं। जी। प्रश्न 11, निषेचन के बाद बनने वाली युग्मनज यानी जायगोट की पहली कोशिका विभाजन प्रक्रिया क्या कहलाती है? विकल्प है ए माइटोसिस, बी मियोसिस, सी क्लीवेज, डी विभेदन। सही उत्तर है विकल्प सी, क्लीवेज। क्लीवेज। हाँ। ये माइटोसिस से अलग कैसे है? क्लीवेज में कोशिकाएं बढ़ती तो हैं 1 से 2, 2 से 4, लेकिन पूरे गुच्छे का आकार नहीं बढ़ता। वो उसी एक बाहरी परत के अंदर बढ़ती रहती हैं। अच्छा, मतलब जगह उतनी है, बस कमरे छोटे और ज्यादा हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और फिर ये गुच्छा गर्भाशय में जाकर लग जाता है। हाँ, उसी से हमारा अगला सवाल जुड़ा है। मैं प्रश्न 12 पढ़ता हूँ। भ्रूण का गर्भाशय की दीवार में आरोपण यानी जुड़ना या धंसना क्या कहलाता है? विकल्प है ए निषेचन, बी आरोपण, सी गर्भधारण, डी प्रसव। यहाँ सही उत्तर है विकल्प बी, आरोपण, जिसे इम्प्लांटेशन भी कहते हैं। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो क्लीवेज से कोशिकाएं बढ़ती हैं, फिर वो गर्भाशय की दीवार में बीज की तरह आरोपित होती हैं, और जन्म के बाद के लिए शरीर प्रोलैक्टिन के जरिए पहले से तैयारी कर लेता है। आपने तो पूरा जीवन का चक्र ही एक लाइन में पिरो दिया। बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये सब इतना लॉजिकल है कि मजा आ रहा है। अब इस पूरी यात्रा के अंतिम चरण में हम उस घर और जन्म के समय होने वाली प्रक्रिया को समझेंगे। जी, गर्भाशय का वातावरण बहुत खास होता है। मैं प्रश्न 13 पढ़ता हूं। मानव में गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? विकल्प हैं ए मायोमेट्रियम, बी पेरीमेट्रियम, सी एंडोमेट्रियम और डी कोरियन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम ही वो दीवार है जहां भ्रूण आरोपित होता है। हाँ, ये हर महीने स्पंजी और रक्त वाहिकाओं से भर जाती है ताकि अगर भ्रूण आए तो उसे एक सुरक्षित घर मिल सके। बहुत बढ़िया।
और जब 9 महीने, मेरा मतलब है 280 दिन पूरे हो जाते हैं, तो जन्म की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? उसके लिए खास हार्मोन है। वो है प्रश्न 14। निम्न में से कौन सा हार्मोन प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन कराता है? विकल्प हैं ए प्रोजेस्टेरॉन, बी एस्ट्रोजन, सी ऑक्सीटोसिन और डी रिलैक्सिन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। जी, यही वो हार्मोन है जो गर्भाशय की मांसपेशियों में उम्मीद तेज दबाव या संकुचन पैदा करता है, जिससे जन्म संभव हो पाता है। कमाल है। चलिए अब हम अपने अंतिम सवाल पर आ गए हैं, जो कि विकास के ब्लूप्रिंट के बारे में है। जी। मैं प्रश्न 15 पढ़ता हूँ। भ्रूण में 3 जर्म परतें किस अवस्था में बनती हैं? विकल्प है ए युग्मनज, बी ब्लास्टोसिस्ट, सी गैस्ट्रुला, डी मोरुला। इस अंतिम प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला। ये 3 परतें क्या करती हैं? ये परतें हमारे पूरे शरीर का मास्टर ब्लूप्रिंट है। बाहरी परत से त्वचा बनती है, बीच वाली से हड्डियां और अंदर वाली से फेफड़े और अंग। अरे वाह! तो एंडोमेट्रियम वह सुरक्षित परत है, ऑक्सीटोसिन वह ताकत है जो जन्म को संभव बनाती है, और गैस्ट्रुला वो ब्लूप्रिंट है जहां से शरीर के अलग-अलग हिस्से बनने शुरू होते हैं। बिल्कुल। अगर हम सारांश में देखें तो हमने समझा कि कैसे एक शुक्राणु और अंडाणु के फैलोपियन नलिका में मिलने से, जो कि हमारा पहला सवाल था, हाँ, वहां से लेके 280 दिन के सफर में एंडोमेट्रियम में भ्रूण का विकास होता है और अंत में ऑक्सीटोसिन के जरिए जन्म तक का पूरा विज्ञान हमने इन 15 सवालों के जरिए समझा। ये सच में किसी भव्य ऑर्केस्ट्रा की तरह रहा। सही कहा। और ये सोचने वाली बात है कि मानव शरीर के अंदर एक पूरी तरह से स्वचालित फैक्ट्री चल रही है। सच में। ऑक्सीटोसिन से लेकर प्रोलैक्टिन और एलएच तक हर हार्मोन बिल्कुल सही समय पर अपना काम करता है। कोई भी हार्मोन अगर अपना काम भूल जाए तो ये पूरी 280 दिन की प्रक्रिया रुक सकती है। बाप रे! जीव विज्ञान का ये तालमेल अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक और विचार आ रहा है। ये सब जो स्वचालित हैं, ऑक्सीटोसिन, एलएच, प्रोलैक्टिन, ये सिर्फ केमिकल नहीं है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन सिर्फ एक बार लिखे गए जेनेटिक कोड का नतीजा नहीं है, जी। बल्कि उन 280 दिनों के दौरान माँ का वातावरण, तनाव और उसका पोषण भी इन जीन्स पर प्रभाव डाल सकता है। क्या ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि जीवन की शुरुआत सिर्फ जीव विज्ञान नहीं बल्कि हमारे आसपास के पूरे माहौल का ही प्रतिबिंब है? ये बहुत ही गहरी बात कही आपने। है ना? खैर, इसी विचार के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।